नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि परमाणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। इनको समझ लेना है ताकि हम जो है नाभिकीय विखंडन को बहुत अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं नाभिक से। देखिए, नाभिक परमाणु का वह घनीभूत केंद्रीय भाग होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। उसे ही परमाणु का क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग से प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाले थे और इसी प्रकीर्णन प्रयोग की बदौलत ही उन्होंने नाभिक के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। रदरफोर्ड ने एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली थी। तो ये क्या हो जाएगी, सोने की बहुत ही पतली पन्नी हो जाएगी और इस पन्नी पर एक रेडियो एक्टिव तत्व की अल्फा कणों की क्या की थी, बौछार की थी। और रदरफोर्ड ने बताया था कि इस सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार की गई तो कुछ जो किरणें हैं, कुछ अल्फा किरणें बगैर विचलन के सीधे निकल गईं और इस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। इसी वजह से अधिकांश जो है अल्फा किरणें जो है सोने की पतली पन्नी से बगैर विचलन के सीधी निकल गई। फिर कुछ जो किरणें हैं वो क्या हो गई, विचलित हो गई और इन्हीं विचलित किरणों में से कुछ अल्फा किरणें ऐसी थी जो उसी दिशा में क्या हो गई, वापस आ गई। इस पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो अत्यंत क्या होता है, घनीभूत होता है, जहां पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है और इसी की वजह से जो अल्फा किरणें हैं वो इस घनीभूत भाग से टकरा कर क्या हो गई, वापस आ गई। राइट। तो इस तरीके से ये जो प्रकीर्णन प्रयोग है इसके माध्यम से ही रदरफोर्ड ने नाभिक की व्याख्या की थी। तो अगर ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो हम बहुत ही सरल तरीके से बता सकते हैं कि परमाणु जो है नाभिक परमाणु का वह घनीभूत केंद्रीय भाग होता है जहां पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश अर्थात प्रोटॉन के कारण एवं नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान किसकी वजह से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की वजह से निहित होता है। तो परमाणु का वह घनीभूत केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है उसे ही क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और जो नाभिक की त्रिज्या है वो है 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की जो त्रिज्या है वो है 10⁻⁻10 मीटर। अर्थात 10⁻⁻5 मीटर का जो है अंतर नाभिक की त्रिज्या एवं परमाणु की त्रिज्या में पाया जाता है। तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है, तो वहीं परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। और चूंकि नाभिक के बारे में या नाभिक की व्याख्या रदरफोर्ड ने की थी, इसलिए जो नाभिक है उसका जनक रदरफोर्ड को माना जाता है। साथ ही साथ जो नाभिकीय भौतिकी है, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके पितामह भी किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को ही कहा जाता है। राइट। अब समझते हैं हम यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल। तो जब हमने बल पढ़े थे तो मैंने बताए थे कि प्रकृति में 4 बल मौजूद हैं। राइट। एक हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा और चौथा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। उसमें से प्रबल नाभिकीय बल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। राइट। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, देखिए
परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों जैसे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, तो नाभिक में उपस्थित कणों को बांध कर रखने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल कहा जाता है, जो कि नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित कणों को बांधने वाला एवं नाभिक को स्थायित्व प्रदान करने वाले बल को ही प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। और जो प्रबल नाभिकीय बल है वो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करता है। दरअसल अगर हम देखें तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और दो धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो फिर तो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, राइट। परंतु प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होने के बावजूद भी जो नाभिक है वो स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में जो है प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, और ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है ये दो प्रोटॉनों के बीच में कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल से इसका मान अधिक होता है। इसी वजह से जो परमाणु है उसका नाभिक क्या होता है? स्थायी होता है, राइट। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि नाभिक के जो मूल कण हैं, नाभिक के मूल कणों को बांधे रखने के लिए या फिर परमाणु के नाभिक को स्थायित्व प्रदान करने में प्रबल नाभिकीय बल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। और साथ ही साथ नाभिक के दो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है उससे कहीं अधिक मान प्रबल नाभिकीय बल का होता है। इसी वजह से जो प्रबल नाभिकीय बल है वो प्रोटॉनों को बांधे रखता है और नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। अब हम नाभिक के स्थायित्व को समझते हैं या स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यदि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल का मान यदि प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है? कम होता है, तो नाभिक क्या होगा? स्थायी होगा। इसीलिए यदि किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन समान संख्या में हो, अर्थात इनका अनुपात 1:1 हो, जितने प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन हो, तो नाभिक क्या होगा? सर्वाधिक स्थायी होगा, राइट। नाभिक कैसा होगा? सर्वाधिक स्थायी होगा। परंतु यदि किसी नाभिक में प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो प्रोटॉनों की सापेक्ष जितने अधिक न्यूट्रॉन होंगे उतना ही जो नाभिक है वो कम स्थायी होगा, या फिर हम ये कहें कि नाभिक की स्थायित्व जो है वो घटता चला जाता है। और जब कभी भी किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से क्या हो जाए? अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में उस परमाणु का नाभिक जो है वो अस्थायी हो जाता है। और नाभिक अस्थायी होने पर स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है, अर्थात अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अर्थात जो नाभिक है वो कैसा हो जाता है? रेडियोधर्मी हो जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे ही परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, तो परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होने पर उस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो अनुपात है वो 1:5 से अधिक हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में जो नाभिकीय बल का मान है, किसका? प्रबल नाभिकीय बल का मान प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल से क्या होता है? कम हो जाता है। और जैसे ही प्रबल नाभिकीय बल का मान कम होता है तो नाभिक क्या होता है? अस्थायी हो जाता है, और वो स्थायित्व प्रदान करने के लिए लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है। और ऐसे नाभिक को ही हम रेडियोधर्मी नाभिक कहते हैं, और ऐसे परमाणु को ही हम क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी परमाणु कहते हैं, राइट। अर्थात जो 82 परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, उनमें रेडियोधर्मिता का गुण पाया जाता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं रेडियोधर्मिता।
ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो अब आपको रेडियोधर्मिता भी बड़े आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो ये जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 5 नंबर में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। तो हम यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उन तत्वों में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 1.5 से अधिक हो जाता है। अर्थात उन तत्वों के नाभिक में जो प्रबल नाभिकीय बल है वह प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल से क्या होता है, कम हो जाता है, और इसी वजह से उन तत्वों का जो परमाणु वो अस्थायी होता है। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार विकिरण अर्थात अल्फा किरणें, बीटा किरणें एवं गामा किरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, राइट। और ऐसे तत्वों को ही क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। और इस गुण को क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मिता कहा जाता है, या इसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, राइट, कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से या 82 से अधिक होता है उनमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक हो जाता है। अर्थात नाभिक के प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नाभिक अस्थायी हो जाता है और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार, राइट, विकिरण या अल्फा, बीटा या गामा किरणें, जिनको वैक्यूरल किरणें भी कहते हैं, इनका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और ऐसे तत्वों को ही क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इस गुण को ही क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता कहा जाता है, राइट। अब इस सवाल पर विचार करते हैं कि आखिरकार रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज थी वो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। और हेनरी बैक्यूरेल एक बार फोटोग्राफिक प्लेट के साथ में सन 1896 में कुछ जो है परीक्षण कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि बार बार फोटोग्राफिक जो प्लेट है वो खराब हो रही है। तो उन्होंने यही अंदाज़ा निकाला कि कुछ ना कुछ उस फोटोग्राफिक प्लेट के आसपास में ऐसा तत्व मौजूद है जो उसके गुणों को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। और बाद में जब उन्होंने इस पर और अच्छे से अध्ययन किया तो उन्होंने ही, ये जो हेनरी बैक्यूरेल थे, इन्होंने ही जो है था रेडियोधर्मिता की खोज की थी। बाद में फिर हेनरी बैक्यूरेल, मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, इन तीनों ने जो है रेडियोधर्मिता पर और अधिक खोज की और यह निष्कर्ष दिया कि हमारी पृथ्वी पर या हमारी प्रकृति में कई ऐसे तत्व मौजूद हैं, राइट, कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। तो थोरियम भी क्या हो जाएगा, एक रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। रेडियम एक क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा रेडियोधर्मिता के बारे में। अब पढ़ते हम यहाँ पर तत्वांतरण के बारे में। तो इससे भी जो है 5 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रांसम्यूलेशन क्या है या तत्वांतरण क्या होता है। तो इसकी अगर 3 नंबर में पूछे तो एक बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, तत्वांतरण कहलाता है। तो किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, तत्वांतरण कहलाता है। और दरअसल तत्वांतरण के कारण ही रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। और सबसे पहले वैज्ञानिक सॉडी ने बताया था। तो सॉडी ने क्या बताया था कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उनमें नाविकों के बीच में, नाविक में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, अधिक हो जाता है। और इसीलिए वो उनका जो नाभिक है वो अस्थायी होता है और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार
बैक्यूरल किरणें या फिर क्या लगातार अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और इसी विकिरण उत्सर्जन के कारण ही एक रेडियोएक्टिव तत्व किसी दूसरे रेडियो एक्टिव तत्व में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसी की वजह से रेडियो एक्टिव जो है समस्थानिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सॉडी ने ही बताया था कि बैक्यूरल किरणें हैं या अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, उनके उत्सर्जन की वजह से ही रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो वैक्यूरल किरणें हैं, ये फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि वैक्यूरल किरणें क्या है, राइट। तो वैक्यूरल किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। इनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, अल्फा किरणें हो जाएगा, राइट। तो देखिए अल्फा किरणें क्या होती हैं। अल्फा किरणें ऐसी किरणें होती हैं जो कि धनावेशित अति सूक्ष्म कणों, जिनको हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो वे किरणें जो धनावेशित अति सूक्ष्म कणों या अल्फा कणों से मिलकर बनी होती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, अल्फा किरणें कहते हैं। और जब अल्फा किरणें किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो ये ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि ये धनावेशित अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। साथ ही साथ इनकी भेदन क्षमता जो है कम होती है और ये जीव कोशिकाओं को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। अगर किसी भी तत्व से अल्फा किरणें निकलेंगी तो वो जीवित कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। उसके बाद में हो जाएंगी बीटा किरणें। बीटा किरणें क्या होती हैं, देखिए बीटा किरणें ऐसी ऋणावेशित युक्त, राइट। बीटा किरणें वे किरणें होती हैं जो ऋणावेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। और जब बीटा किरणें किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो चूंकि ये ऋणावेशित सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए धनावेश की ओर क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, राइट। साथ ही साथ इनकी जो वेधन क्षमता है वो अल्फा किरणों से अधिक होती है, परंतु गामा किरणों से क्या होती है, कम होती है। और ये भी किसी भी जीव की जीवित कोशिकाओं को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। अब तीसरी हो जाएंगी, यहाँ पर क्या हो जाएंगी, गामा किरणें हो जाएंगी, राइट। गामा किरणें ऐसी किरणें होती हैं जो विद्युत उदासीन होती हैं। यही कारण है कि जब गामा किरणों को किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो ये न धनावेश इलेक्ट्रोड की ओर और ना ही ऋणावेश इलेक्ट्रोड की ओर विचलित होती हैं। अर्थात ये बेगर विचलित सीधी क्या होती हैं, निचलित हो जाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ये विचलित नहीं होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो वेधन क्षमता है वो बहुत ही अधिक होती है। अर्थात स्टील की मोटी चादर को भी जो गामा किरणें हैं वो भेदने में क्या होती है, सक्षम होती हैं। इसीलिए इनको अत्यंत क्या माना जाता है, विनाशकारी माना जाता है, राइट। तो अगर हम देखें तो जो अल्फा किरणें हैं, चाहे बीटा किरणें हैं और चाहे क्या हो जाएगी, गामा किरणें हो जाएंगी, ये तीनों की तीनों जो है वो जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण है कि अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय होता है, राइट, डिके होता है, तो अगर किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का डिके होगा तो अल्फा बीटा या गामा किरणें निकलेंगी और जो कि जीवित कोशिकाओं के लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती हैं। यही कारण है कि अगर किसी क्षेत्र में रेडिएशन फैलता है तो वहाँ पर जनजीवन बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है, प्रभावित होता है, जिसको हम अगले लेक्चर में जब परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के बारे में पढ़ेंगे तो और इसको बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। अब समझते हैं कि अर्ध आयु क्या होती है। ये भी जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु काल लिखकर समझाइए, राइट। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि अर्ध आयु काल क्या होता है। देखिए किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ में किसी समय विशेष पर उपस्थित परमाणुओं के आधे परमाणु जितने समय में शेष रह जाते हैं उस समय काल को ही क्या कहा जाता है, अर्ध आयु कहा जाता है। ध्यान से समझिए,
राइट, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी समय विशेष पर उपस्थित परमाणुओं के आधे परमाणु जितने समय में विघटित हो जाते हैं, राइट, उसी समय पीरियड को या उसी समय अवधि को ही क्या कहा जाता है, अर्ध आयु कहा जाता है, राइट। और ये जो प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व होता है, प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व अर्थात उनका जो है नाविक, जो रेडियोधर्मी तत्व होगा उसका नाविक अस्थायी होगा, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो हमेशा क्या करता है, जो है विकिरण उत्सर्जित करता है। इसी वजह से जो प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व होता है उसका जो अर्ध आयु काल होता है वह भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे रेडियम है, तो रेडियम की जो अर्ध आयु है वो कितनी है, 950 वर्ष है। थोरियम की अर्ध आयु 1.4 × 10⁻18 वर्ष, सोचिए कितनी अधिक है। पोलेनियम की अर्ध आयु 1 × 10⁻⁻4 सेकेंड, और यूरेनियम की 4.46 क्या हो जाएगा, बिलियन वर्ष हो जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर समझा अर्ध आयु के बारे में। अब समझते हैं हम यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम रेडियोएक्टिव तत्व क्या होते हैं वो भी समझ चुके हैं, नाभिक क्या होता है वो भी समझ चुके हैं, नाभिक रेडियोएक्टिविटी का कारण क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसलिए नाभिकीय विखंडन से 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, उदाहरण देकर, राइट, उदाहरण देकर इसके उपयोग लिखिए, राइट। तो हम समझते हैं नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन जो है क्या होता है। देखिए, किसी बड़े या भारी नाभिक, यहाँ पर भारी नाभिक से तात्पर्य हुआ कि जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अधिक हो, राइट। या फिर अगर हम देखें तो सीधी सी बात, रेडियो एक्टिव नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक कितना, 82 से क्या हो, अधिक हो। समझ में आया। तो यहाँ पर बड़े या भारी नाभिक से तात्पर्य हुआ कि जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो 82 से अधिक होना चाहिए, राइट। तो नाभिकीय विखंडन से तात्पर्य है कि किसी बड़े या भारे नाभिक का छोटे व हल्के 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन सीधी सी मतलब है क्या हो जाएगा, नाभिक का टूट जाना। तो किसी बड़े या भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक छोटे व हल्के नाभिकों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, राइट। दरअसल क्या है कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में जब किसी, राइट, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में जब किसी नाभिक पर, राइट, जब किसी नाभिक पर मध्य गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है या न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो जो बड़ा एवं भारी नाभिक है वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। और साथ ही साथ या तो मुक्त न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे या फोटॉन, या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उच्च ऊर्जा मुक्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे यूरेनियम 235 पर जैसे ही हम यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की क्या करेंगे, बमबारी करेंगे, भाई क्या करेंगे, मध्य गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे या बौछार करेंगे। तो जैसे ही हम यूरेनियम 235 पर एक मध्यम न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, बौछार करते हैं, राइट। तो मध्यम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, तो ये एक अस्थायी नाभिक 236 में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और ये तुरंत के तुरंत 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। एक हो जाएगा बेरियम, राइट, बेरियम 56 144 में, और क्रिप्टॉन 36 89 में। साथ ही साथ कितने, 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होंगे और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जिसको हम इस जो है चित्र से भी समझ सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर यूरेनियम 235
नाभिक पर 1 न्यूट्रॉन की बमबारी की, तो ये एक अस्थायी नाभिक यूरेनियम 236 में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जो कि 2 छोटे नाभिकों में बेरियम 56 जिसका परमाणु द्रव्यमान होगा या परमाणु द्रव्यमान संख्या होगी 144 और क्रिप्टॉन 36 89 में टूट जाएगा। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहा जाता है। राइट। अब यहां पर एक चीज और समझेंगे हम यहां पर कि जब किसी बड़े या भारी नाभिक पर, राइट, जब किसी बड़े या भारी नाभिक पर मध्य गति से न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं, तो यहां पर मध्य गति के न्यूट्रॉनों से बौछार करते हैं तो नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। साथ ही साथ इससे 2 या 2 से अधिक जो है न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। और यूरेनियम जो है बेरियम एवं क्रिप्टॉन के अलावा भी अन्य प्रकार के जो है रेडियोएक्टिव, अन्य प्रकार के जो छोटे नाभिक हैं उनमें क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए ये 3 परिभाषाएं आप बहुत अच्छे से याद रखना। कई बार आपको अलग अलग किताबों में ये जो है डेफिनेशन देखने को मिलेंगी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। राइट। जब किसी भी यूरेनियम के भारी नाभिक पर मध्य गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे तो उससे 2 या 2 से हल्के एवं छोटे नाभिक बनेंगे। साथ ही साथ 2 या 3 क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं और उच्च ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है। और यूरेनियम का जो नाभिक है वो न केवल बेरियम एवं क्रिप्टॉन में टूटता है बल्कि अन्य में भी टूटता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण दिए। जैसे एक अगर आप देखें तो एक है यूरेनियम 238, ध्यान रखें यूरेनियम 235 और 238 ये 2 क्या हो जाएंगे, आइसोटोप हो जाएंगे या समस्थानिक होते हैं। तो जब यूरेनियम 238 टूटता है तो उससे बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ ही साथ कितने 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता। अंतर क्या समझिए, जब यूरेनियम 238 टूटता है तो वो बेरियम में टूटेगा जिसकी द्रव्यमान संख्या होगी 148 और क्रिप्टॉन जिसकी परमाणु जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी होगी 88 और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। जब हम 235 यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो वो टूटता है वो सबसे पहले तो 236 में परिवर्तित हो जाएगा और 236 फिर टूटेगा किसमें, बेरियम। राइट, बेरियम। लेकिन उसका जो है द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 144। तो ये जो संख्या है ना, ये आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे से लिखें। ये नहीं कि यहाँ पर अगर आपने 88 की जगह पे 89 कर दिया और यहाँ पर 144 की जगह पे 148 कर दिया तो पूरी तरीके से आपके जो है नंबर कट सकते हैं। क्लियर। तो अगर 238 है तो वो बेरियम 148, क्रिप्टॉन 88 में टूटेगा। राइट। और अगर 235 है तो वो बेरियम 144 में और क्रिप्टॉन कितने में 89 में टूटेगा। क्लियर। तो बेरियम 144, क्रिप्टॉन 89 और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होंगे। राइट। इसके साथ ही जो यूरेनियम 235 है वो 236 में बदलेगा और 236 जो अगर बेरियम में नहीं टूटा तो वो लैंथेनम में टूटेगा। राइट। तो लैंथेनम कितना हो जाएगा 57, तो लैंथेनम 148 या फिर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा 89। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन 89। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अच्छा बताइए, लैंथेनम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ा था हमने, राइट, जो है आवर्त सारणी में। राइट, लैंथेनाइड्स, राइट, एफ ब्लॉक के तत्व, तो वही है। तो या तो जो 236 है यूरेनियम 236 वो बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89 में, या फिर लैंथेनम, राइट, लैंथेनम 148 और ब्रोमीन 89 में टूटेगा, या फिर यूरेनियम 236 है वो जिनॉन 140, जिनॉन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 54, तो जिनॉन 140 या स्ट्रोंशियम 94 में टूट जाएगा। तो इस तरीके से ये नाभिकीय विखंडन की 4 जो है यहाँ पर मैंने अभिक्रियाएं लिख देंगी जिनके 2 उद्देश्य हैं।
एक तो अगर 11 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है तो विधिवत आप लिखेंगे कि जो है यूरेनियम 235 का जब विखंडन होता है तो वह है बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा भी, राइट, या तो लैंथेनम या ब्रोमीन में या जिनॉन एवं स्ट्रोंशियम में भी टूटता है। और साथ ही साथ ये जो कैलकुलेशन है ये आप बहुत अच्छे से याद रखें। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर नाभिकीय विखंडन का उपयोग समझते हैं, राइट। तो नाभिकीय विखंडन के यहाँ पर दो प्रमुख उपयोग हैं। एक तो क्या हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के आधार पर ही परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि जब दो नाभिक, राइट, जब बड़ा एवं भारी दो हल्के एवं छोटे नाभिकों में टूटता है तो मुक्त जो है न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, साथ ही साथ उच्च ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है। तो उस ऊर्जा को एक तरीके से नाभिकीय ऊर्जा से हम विद्युत का उत्पादन कर सकें, इसके लिए ही नाभिकीय विखंडन का प्रयोग होता है। तो एक तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के आधार पर हम परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी का निर्माण करते हैं और परमाणु भट्टी से हम अत्यधिक जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग होता है नाभिकीय या परमाणु बम बनाने में, राइट। तो वैसे तो परमाणु जो बम है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, परंतु प्रत्येक देश की जो सरकारें हैं वो अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी परमाणु हथियारों के निर्माण बंद करती हैं। और परमाणु जो हथियार हैं वो नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही क्या होते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा। तो चेन रिएक्शन क्या होती है समझिए। देखिए जब कोई नाभिक, राइट, जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया औसतन उसी तरह की एक, दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं को चालू कर देती है तो उसे ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। तो जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया उसी तरह की एक या एक से अधिक अन्य नाभिकीय अभिक्रियाओं को संभव बनाती है या उनको प्रारंभ कर देती है तो उसे ही क्या कहते हैं, हम नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक बार नाभिक का विखंडन होता है तो उससे 2 या 3 जो है न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो जो 3 न्यूट्रॉन है फिर वो क्या करेंगे, आगे जाकर 9 नाभिकों को तोड़ेंगे। फिर वो जो 9 नाभिक हैं वो आगे जाकर 81 नाभिकों को तोड़ेंगे। इस तरीके से एक नाभिकीय अभिक्रिया उसी की तरह की 2 या 2 से अधिक या 3 नाभिकीय अभिक्रियाओं को प्रारंभ कर रही है और इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया औसतन उसी तरह की एक या एक से अधिक नाभिकीय अभिक्रियाओं को प्रारंभ करती है या संभव बनाती है तो उसे ही नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया की विशेषता ये है कि ये स्वयं संचालित होती है, सेल्फ प्रोपोगेटिव होती है और स्वावलंबी होती है, राइट। उदाहरण जैसे यूरेनियम 235 जो भारी नाभिक है, जब उसका विखंडन होता है तो उसकी श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। या परमाणु जो बम है या परमाणु भट्टी, इनमें परमाणु बम एवं परमाणु भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया ही होती है। अब ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है इसको हम यहाँ पर यूरेनियम 235 के उदाहरण से समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉन से जो है बौछार की जाती है तो वो यूरेनियम 236 में बदल जाता है, अर्थात अस्थायी नाभिक हो जाता है। और यह जो है 2 अन्य हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। और साथ ही साथ इससे कितने 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, यूरेनियम 235 पर 1 न्यूट्रॉन की बौछार की, ये 236 में बदल जाता है जो कि आगे फिर किसमें, बेरियम में एवं क्रिप्टॉन हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। साथ ही साथ ये जो है 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे।
अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है भाई, हमने यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन की बमबारी की, तो यहाँ जो है जो नाभिक जो है वो 2 हल्के नाभिकों में टूट गया और ये 3 जो है न्यूट्रॉन मुक्त हुए। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये फिर जाकर यूरेनियम जो 235 है उसके परमाणु को 236 में बदल देगा और आगे जाकर ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉनों को तोड़ेगा। वैसे ये 3 और ये क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन जो है मुक्त हुए और ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाकर 3, 3, 6 और 3, 9 को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। और ऐसे ही जाकर ये फिर जो है आगे जाकर 81। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 न्यूट्रॉन फिर 1 3 को मुक्त करेगा, 3 जाकर 9 को, 9 जाकर 81 और ये इस तरीके से यहाँ पर गुणन में जो है अभिक्रिया चलती रहेगी। इसको ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर न्यूट्रोनियम। तो कुल मिलाकर ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये फिर 9 न्यूट्रॉनों को क्या करेंगे, प्राप्त होंगे और इस तरीके से जो यूरेनियम है उसके नाभिकों का विखंडन होता रहेगा और न्यूट्रॉन भी मुक्त होते रहेंगे। इस तरीके से ये एक नाभिकीय विखंडन की क्या बन जाएगी, श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। और आगे जाकर जब हम परमाणु भट्टी पढ़ेंगे और परमाणु बम पढ़ेंगे तो उसमें ये नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपको समझ में आ गई श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ पर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं। एक हो जाएगी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक क्या हो जाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब हम समझते हैं यहाँ पर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऐसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसे किसी भी उपाय के द्वारा, किसी भी तरीके से, तो ऐसी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया जिसे किसी भी उपाय के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस अभिक्रिया में आगे से आगे न्यूट्रॉन यूरेनियम को क्या करेंगे, विखंडित करते जाते हैं और यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्रता से कुछ ही समय में संपूर्ण हो जाती है, जिसको नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं क्या होता, असंभव होता है, राइट। तो उसी क्या कहते हैं, अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसे किसी भी उपाय द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसमें आगे से आगे जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम को विखंडित करते जाते हैं और यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्रता से चलती है, जैसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, राइट। और ये जो अभिक्रिया है ये आगे से आगे जो है अभिक्रिया चलती जाती है। जैसे एक बार जब नाभिक टूटेगा, जब 1 न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे तो 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे, वो 3 न्यूट्रॉन फिर 9 को मुक्त करेंगे, 9 किसको करेंगे, 81 को करेंगे और इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है ये आगे से आगे चलती जाती है और यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्रता से चलती है और कुछ ही समय में जो है संपूर्ण हो जाती है, अर्थात बहुत ही शीघ्र से ये जो है पूरी हो जाती है। इसीलिए ये क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है और साथ ही साथ ये बहुत ही शीघ्र समय में पूरी हो जाती है। इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, परमाणु बम। भाई परमाणु बम में जैसे ही यूरेनियम 235 का नाभिक टूटता है तो उसमें बहुत ही तेजी से 1 न्यूट्रॉन 3 को 3, 9 को 9, 81 को और इस तरीके से जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो आगे से आगे संचालित होती रहेगी और बहुत ही कम समय में जो है पूरी हो जाएगी और बहुत अधिक मात्रा में क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, जिससे भयंकर क्या होता है, विनाश होता है, राइट। उसे हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं और परमाणु जो बम है वो इसी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। अब दूसरी हो जाएगी यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या कंट्रोल्ड क्या हो जाएगी, चेन रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो नाभिकीय विखंडन की ऐसी अभिक्रिया जिसे कृत्रिम उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया को वाहकनीय कृत्रिम उपायों द्वारा, राइट,
उपायों द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ ऐसा हो जाए, राइट, अगर कुछ ऐसा हो कि एक न्यूट्रॉन की बमबारी से यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन बने, लेकिन अगर हम इसमें से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लें, किसी भी तरीके से इनको एब्जॉर्ब कर लें, तो फिर 1 न्यूट्रॉन बचेगा जिससे नाभिक टूटेगा, फिर क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 2 को हम फिर ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इस तरीके से जो अभिक्रिया है वो मंद गति से संचालित होगी और नियंत्रण में रहेगी, तो उससे जो ऊर्जा है उसका हम रचनात्मक कार्यों में उपयोग कर पाएंगे, राइट। तो अर्थात जब किसी बाहर किसी कृत्रिम उपायों द्वारा इस अभिक्रिया को इस प्रकार से संपन्न कराया जाए कि एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम को विखंडित करता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और उनमें से अगर हम 2 को अवशोषित कर लें और एक ही न्यूट्रॉन रहने दें, तो एक ही न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम की अभिक्रिया को बढ़ाता चला जाए। इस तरीके से हम 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करते जाएं और शेष न्यूट्रॉन जो है वो अभिक्रिया को चलाता चला जाए, तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसे कृत्रिम उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सके उसे ही क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और यह किस में होता है, परमाणु भट्टी में होता है। परमाणु भट्टी में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से ही होता है। दरअसल परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है तो उसमें 3 न्यूट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं, जिसमें 2 न्यूट्रॉनों को हम जो है मंदक या मॉडरेटर, जैसे क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो बोरॉन की छड़ या कैडमियम की छड़, उससे 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को हम अवशोषित कर लेते हैं और जो शेष 1 न्यूट्रॉन है वो अभिक्रिया को आगे चलाता चलता है। तो इस तरीके से जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है वो नियंत्रित होती है और उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम रचनात्मक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित कर लेते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगी। अब परमाणु भट्टी चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए हम उसको आराम से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक मैं आपको यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा के बारे में भी बता दे रहा हूँ, राइट। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा की बहुत सीधी सी परिभाषा है, राइट, कि देखिए जब कोई नाभिक, राइट, जब किसी नाभिक का विखंडन होता है या फिर हम ये कहें कि जब कोई बड़ा एवं भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के एवं छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसमें उच्च ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है। उसको ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब इस नाभिकीय ऊर्जा का कारण क्या है वो हम समझते हैं। जैसे अगर ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेफिनेशन दे देंगे कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा को ही नाभिकीय जो है ऊर्जा कहा जाता है। अब इसका कारण अगर हम देखें तो देखिए, जब यूरेनियम 235 के नाभिकों पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम का जो नाभिक है 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, राइट। और इससे इससे अधिक ऊर्जा जो है मुक्त होती है। उसका कारण क्या है कि जब यूरेनियम का एक बड़ा एवं भारी नाभिक 2 बराबर खंडों में टूटता है या 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो जो हल्के नाभिक होते हैं उन नाभिकों के द्रव्यमान का योग जो एक बड़ा एवं भारी नाभिक है उसके द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कुछ कम होता है। अर्थात जब बड़ा एवं भारी नाभिक टूटता है तो उससे जो 2 हल्के नाभिकों में जो टूटता है उनके जो द्रव्यमान है उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। अर्थात प्रयुक्त नाभिक के द्रव्यमान से कम जो छोटे एवं टूटे नाभिक होते हैं उनके द्रव्यमान का क्या होता है, कमी होती है। अर्थात नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्षरण होता है और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा नियमानुसार E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mc² हो जाएगा। अर्थात द्रव्यमान में जो क्षति होती है उसी की वजह से जो है यहाँ पर
वही द्रव्यमान किसमें, ऊर्जा में बदल जाता है। अर्थात यही जो है क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा का कारण होता है। तो सीधा जब बड़ा एवं भारी हल्की नाभिकों में टूटता है तो द्रव्यमान की क्षति भी होती है, और यही द्रव्यमान की जो क्षति है वो नाभिकीय ऊर्जा के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है, जिसकी गणना हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा जो सूत्र है E=mc² से भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यूरेनियम 235 जो है, बेरियम 144, क्रिप्टॉन 89 में, और इससे 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और दरअसल जो यहाँ पर द्रव्यमान में क्षति है वही द्रव्यमान की क्षति की वजह से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा का क्या है, कारण है। राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे परमाणु भट्टी, परमाणु बम, राइट, नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन बम, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।